ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हम जितने भी यहाँ सब लोग बैठे हैं वो समाज के जले भुने लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, यहाँ जो सामाजिक संगठन चला रहा है या फिर पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है जिन लोगों ने, उन सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मैं मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि जिसकी वजह से आज समाज जागरूक हो रहा है और वो अपनी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और उनका स्वागत भी करती हूँ। हम सभी ने देखा कि यहाँ हम अलायंस बनाने के लिए एकत्रित हुए। एक छोटा सा प्रयास एलडीएफ के माध्यम से किया गया। मैं एलडीएफ के कन्वीनर डॉक्टर देशराज जी का बड़े दिल से धन्यवाद करते हुए एक बार मैं चाहती हूँ कि उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, क्योंकि उनका जो प्रयास समाज में रहा है, उनका 20 साल का प्रयास, हम यहाँ 50 लोग बैठे हैं, ये आज का प्रयास नहीं है, ये हम सबको इकट्ठा करने का प्रयास 20 साल का प्रयास है जो उन्होंने समाज में लगाया, समाज को दिया। आज एलडीएफ एक मोड़ लेने जा रहा है, इस बात की मुझे खुशी है और हमें खुशी होना चाहिए। सामाजिक काम करना एक समाज के लिए बहुत जरूरी है, मिशन को लेके चलना, लेकिन उसके आगे भी तो चलना है भाई। उसके आगे हमारे लिए ना तो दिशा है ना दशा है। हम परेशान हैं, समाज परेशान है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब परेशान हैं। उन लोगों ने परेशान होकर पार्टियां बनाई होंगी ना, परेशान थे तभी तो अगला स्टेप लेना पड़ा। अगर खुश होते, ये जिम्मेदारी अगर आगे निभाई जाती, आगे वाले नेता इसको निभाते, तो शायद ये आज जरूरत नहीं पड़ती। अभी मेरे भाई एडवोकेट भानु प्रताप जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, कि हमें जो एक ऑलरेडी अलायंस है उसके साथ मिल जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हम ग्रास लेवल में भी तो काम करें ना। जो ग्रास लेवल पे, जो रूट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कौन लेकर आएगा? ये काम किया डॉक्टर देशराज जी ने। यहाँ अलायंस बनी, यहाँ एक अलायंस बनाओ। अलायंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अलायंस बनाओ। अलायंस के बाद फिर अलायंस बनाओ, जो ऑलरेडी अलायंस बन चुके हैं उनके साथ अलायंस बनाओ। सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, वो मिलके अलायंस बनाओ। एक के बाद एक अलायंस बनाओ, पार्टी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अपना गोल याद रखना चाहिए, हमें अपना टारगेट याद रखना चाहिए। हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ना। यहाँ पर किसी का भी पर्सनल हित मैंने नहीं देखा। मैं इतने लोगों से मिलती हूँ रोज, हम लोग डॉक्टर साहब और मैं रोज मिलते हैं। यहाँ पर तो जितने अभी बैठे हैं, इसकी तो मैं गारंटी देती हूँ कि यहाँ पर किसी का भी पर्सनल हित नहीं है। यहाँ कोई भी एमपी एमएलए नहीं बनना चाहता, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन सबके दिलों में एक सवाल, दर्द, समाज का दर्द, वो कैसे दूर हो, इसी की दवाई खोज रहे हैं सब लोग। हम लोग दवा खोजने निकले हैं, हम अपने आप को डॉक्टर समझने लग गए हैं। समझ में आया कि उस मेरे भाई को कौन समझाएगा, उन मेरी बहनों को कौन समझाएगा जो आज भटक गए हैं। समाज भटक गया है, उस पर दूसरे लोग आकर काबिज होते हैं, वो कब्जा करते हैं और एक तानाशाही सरकार बनाते हैं। तो ये इसी समस्या के समाधान के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और इस मुहिम में आप लोगों ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, मैं ये नहीं कहती कि मैं खुद लीडर बनना चाहती हूँ या आप मुझे लीडरशिप में मानो। आप जो भी कहेंगे, जिस भी तरह से कहेंगे, मैं एक बाबा साहब की बेटी हूँ। मैं बाबा साहब के मिशन को करने के लिए दरी से लेकर माइक तक कुछ भी संभाल सकती हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित आज
डिसीजन लिया गया, मैं समझती हूँ कि वो एक मुकाम पर पहुँच गया है। हम वहाँ पहुँच गए हैं कि अब हमें डिसीजन ले लेना चाहिए कि सामाजिक फ्रंट में कौन काम करेगा और राजनीतिक फ्रंट में कौन काम करेगा और किस तरह से राजनीतिक फ्रंट को आगे चलाया जाएगा। आज हम देख रहे हैं देश के हालात कितने खराब हो गए हैं। यहाँ तक कि सरकारें तानाशाही बन गई हैं। ये स्थिति कहाँ से आई? हम उठे नहीं। थोड़ी सी दिक्कत तो हमें भी थी, हमने उठने की कोशिश भी नहीं की। हम यही समझते रहे कि बड़ा हमें पुकारेगा और हम चलेंगे। बड़े ने पुकारा नहीं और हम चले नहीं, और जब हम चले तो बड़े ने हमारा ध्यान नहीं दिया, तो हम करें क्या? समस्या तो हल नहीं होगी ना, करना तो पड़ेगा। अभी सब लोगों ने यही कहा। सर केएस भदौरिया जी कहते हैं कि बेटा आप जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप जाओ राजनीति करो, लेकिन एक सर्कस की तरह। एक सर्कस में जिस तरह से नाचा जाता है, जिस तरह से करा जाता है, वो करो, लेकिन उसमें मेरे समाज का भला होना चाहिए, उसमें मेरे समाज का हित होना चाहिए। हम उन्हीं उद्देश्यों को लेकर एलडीएफ ने अब तक जितना भी काम किया उसका कोई पर्सनल हित नहीं था। डॉक्टर साहब का आज तक कोई पर्सनल हित नहीं है, और मैं दावे से कहती हूं कि उनका आगे भी कोई पर्सनल हित नहीं होगा। उन्होंने एलडीएफ का निर्माण किया, उन्होंने आज इस अलायंस को बनाने का काम किया। ये कोई साधारण आदमी का काम तो नहीं था। हम लोग काम तो कर ही रहे थे ना, लेकिन संगठित कौन करे भाई? संगठित कौन करे? तो आज उस काम को एक मुकाम पर पहुंचाकर एक ऐतिहासिक डेट का निर्माण कर दिया गया है। आज देश में और समाज में इतनी विकृतियां पैदा हो गई कि फिर समझ में यही आता है कि हम पार्टी का निर्माण करेंगे। और मैं एक ऐलान करती हूं कि मैं भी गीता रानी एलडीएफ को एक पार्टी का निर्माण करूंगी। आज डेट नोट कर ली जाए मीडिया, ये घोषणा कर चुकी है। आइए आप अरुणा जी। हम बहनें अब समाज में निकल चुकी हैं। अभी मेरे भाइयों ने हमें सपोर्ट किया है कि आप निकलो, आप समाज के लिए काम करो, हम आपके साथ हैं। हम एक ऐसे ही समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां भाई और पिता ये कहे कि जाओ मेरी बेटियों, जंग लड़कर आओ, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, हम तुम्हारे साथ हैं। हम उसी काम को लेकर निकले हैं, उसी के लिए निकले हैं। पार्टी अब मीडिया मुझसे क्वेश्चन करेगा, मुझे पता है, वो जरूर पूछेगा कि इतनी सारी पार्टियां हैं हमारे पास, फिर पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्वेश्चन तो होता ही है, लेकिन पार्टी बनाने में कोई बुराई नहीं है, संगठन बनाने में भी कोई बुराई नहीं है। जो लोग पीछे रह गए हैं उनको लो, अलाइंस करो और आगे बढ़ो। जो काम करना है उसे काम करने दो, उसका काम तो देखो। इकट्ठे होकर सरकार पे प्रेशर बनाओ। आज हालात इतने खराब हो गए हैं, हम देखते हैं कि एक तानाशाही सरकार का निर्माण हो गया है। उसके लिए उत्तर कहां से आएगा? उसके लिए उत्तर कौन देगा? हम देखते हैं कि जो भी आज तक 71 साल तक जो भी सरकार आई, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही या वो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने एक तानाशाही की भूमिका निभाई। उन्होंने समाज के 85% लोगों की तरफ देखा ही नहीं। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि ये लोग भी इंसान हैं। हम बहुत पीछे रह गए। एक उम्मीद बनी थी, लेकिन वहां भी कंट्रोवर्सी आ गई। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, हम किसी भी पार्टी को बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन हम अपने हक अधिकारों की बात तो करेंगे ना भाई। अपने हक अधिकारों की तो बात करनी पड़ेगी ना। आज भी संविधान को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, संविधान के उद्देश्यों को लागू नहीं किया गया। हम 70 सालों में जो संविधान का इंप्लीमेंट हुआ है वो केवल 10% हुआ है। 10%। जब 10% संविधान का इंप्लीमेंट हुआ है तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर
हम नहीं चाहते। संविधान के आर्टिकल 39(BC) के अनुसार देश के जितने भी प्राकृतिक संपदा है सब पर समाज के सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों का समान रूप से हक और अधिकार भागीदारी होनी चाहिए थी। लेकिन क्या वो हमें मिली? वो हमें नहीं मिली। वो सारी की सारी सरकारों ने अपने अंदर कब्जा करके वो एक विशेष वर्ग को दे दी। आज हम देखते हैं सरकार क्या कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग के लिए काम कर रही है। वो कभी भी किसी की तरफ नहीं देखती। वो समाज के संविधान के अनुसार समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े जो लोग पिछड़ गए हैं उनको कौन देखेगा। समाज में निकल कर देखिए, रोजगार के साधनों का जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनका सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है। उनको कहाँ रोजगार बचे हैं। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।